हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर होता है, यानी शिक्षक के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष। चाहे आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, या तो फिर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में लगती है उससे हो, तो आप सभी लोगों को ये पेपर कॉमन रहने वाला है, यानी शिक्षक के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष कॉमन रहने वाला है। इसका नाम आप लोगों को चेंज हो सकता है, जैसे कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में केवल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, या फिर जैसे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में है वो शिक्षक के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे देख सकते हो साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के नाम से छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में जाना जाता है। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से ए टू जेड हम लोग जानने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, और आपके पेपर तक लगभग मैं काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस कवर करवा सकता हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यूनिट फर्स्ट यानी शिक्षा मनोविज्ञान या इनके मानव मानव विकास। यहाँ पे चैप्टर 1 इसमें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रकृति देखेंगे, उसके बाद इसके क्षेत्र देखेंगे। तो इस 3 टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेके कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो पास्ट टाइम में, यानी कि पहले जो शताब्दियों में दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक भाषा मानी जाती थी, यानी उसी का एक पार्ट माना जाता था। उसके बाद अब यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो मनोविज्ञान है वो पहले दर्शन शास्त्र की एक भाषा के रूप में जाना जाता था, यानी कि दर्शन शास्त्र का ही एक अंग माना जाता था जो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति गैरेट के अनुसार या फिर यूनानी या ग्रीक भाषा, यहाँ पे ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा जिसे हम लोग कहते हैं, भाषा के 2 शब्द यानी साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। यानी कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी, एक है लोगोस। जिसमें लोगोस का अर्थ होता है विचार करना या फिर अध्ययन करना। यानी कि लोगोस का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है, वो विचार करना या फिर अध्ययन करना। और जो साइकी का अर्थ है भिन्न भिन्न समस्याओं पर भिन्न भिन्न रूप से, जैसे आत्मा या फिर मन आदि के रूप में लगाया जाता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो साइकी का अर्थ है वो या तो मन से है या तो फिर आत्मा से है, और जो लोगोस का अर्थ है वो विचार या फिर अध्ययन से है। इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी वो आत्मा का विज्ञान है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान शब्द रुडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। यानी कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो रुडोल्फ गोल्काय ने 1590 में दिया था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। यानी कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने इसको मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग किया था। इसीलिए अरस्तु को हम लोग मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। यानी कि जो अरस्तु हैं वो मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक माने जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं।
16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने मनोविज्ञान की जो है आत्मा का विज्ञान माना है। यानी कि 16वीं शताब्दी में जो है प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने जो है मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान माना था। लेकिन आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अमान्य हो गई। यानी कि जो 16वीं शताब्दी में है, सबसे पहले इसको जो है मनोविज्ञान के जो है आत्मा का विज्ञान माना गया है। उसके बाद आत्मा शब्द की जो है स्पष्टीकरण न होने के कारण या फिर व्याख्या न होने के कारण जो है इस परिभाषा को जो है अमान्य कर दिया गया है। यानी कि ये परिभाषा जो है मान्य नहीं रह गई। आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इटली के मनोवैज्ञानिक पंपालाजी एवं उनके सहयोगी थासड रीड ने, यहाँ पे ने है, 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में माना है। यानी कि जो सबसे पहले तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान माना है, मनोविज्ञान के जो है सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया है। आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो यहाँ पे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने जो है मनोविज्ञान के जो है आत्मा का विज्ञान माना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो पंपालाजी हैं, उन्होंने 17वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को जो है मन का विज्ञान माना है, मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली, टिचनर आदि ने जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। यानी कि 19वीं शताब्दी में जो है चेतना का विज्ञान हो गया था। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान को 4 रूपों में, 4 प्रकार से इन्होंने मतलब कि एक प्रकार से माना जाता था। लेकिन इस समय जो है प्रेजेंट टाइम पे केवल व्यवहार का विज्ञान ही इसे माना जाता है। ये ऊपर की जो भी सारी परिभाषाएं थी ये सब अमान्य कर दी गई थी। यहाँ पे देख लीजिए कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। अभी जो मतलब 20वीं शताब्दी से अब जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान को जाना जाता है। ये जो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये सारी परिभाषाओं को जो है अब नहीं माना जाता है। अब केवल व्यवहार का विज्ञान के रूप में जो है मनोविज्ञान को माना जाता है। यहाँ पे जेबी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि व्यवहारवाद के संदर्भ में जो है जेबी वाटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए इन्हें जो है व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। यानी कि जेबी वाटसन ने जो है व्यवहारवाद पर मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा है या फिर बताया है, इसीलिए जो है इनको जो है व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। इनका जो है बहुत सारा मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है व्यवहारवाद में, इसीलिए इनको जो है व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जेबी वाटसन को। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं 60 में जो है यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जो आत्मा का विज्ञान माना है वो किन्होंने माना है? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। यहाँ पे डेकार्टे है। तो जो आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान कहा है वो अरस्तु ने कहा है, उसके बाद प्लेटो ने कहा है, उसके बाद डेकार्टे ने कहा है। उसके बाद मस्तिष्क का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान जो है पंपालाजी ने कहा है। उसके बाद चेतना का विज्ञान जो है विलियम उंट, विलियम जेम्स और टिचनर, यानी कि ये तीनों वैज्ञानिक कार्य जो है उन्होंने मतलब कि चेतना का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को। उसके बाद व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने, जेबी वाटसन ने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो ये जो है चीज़ें आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले जो है मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान कहलाया, उसके बाद मस्तिष्क या फिर मन का विज्ञान कहलाया, उसके बाद चेतना का विज्ञान कहलाया, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान कहलाया। इस 4 स्टेप में जो है मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो है दी गई। अंत में जाकर व्यवहार के विज्ञान को जो है स्पष्टीकरण किया गया, इसी को मान्य किया गया। अब हम लोग आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है, यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है
यह जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है शिक्षा, एक है मनोविज्ञान। यानी कि शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से जुड़कर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करना, व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो अर्थ है वो शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में जो है मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं। परिभाषाएं में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारों ने जो है अपनी अपनी अलग अलग जो है परिभाषा दी हैं। तो हम लोग अलग अलग जानने वाले हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक कार ने जो है कौन सी परिभाषा दी है, अपने शब्दों में जो है हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो क्रो एंड क्रो ने जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर, जब भी मतलब व्यक्ति जो है जन्म लेता है और उसके वृद्धावस्था तक या फिर मृत्यु तक जो है उसके सीखने के अनुभव का वर्णन करता है या फिर उसकी व्याख्या करता है। जो भी मनुष्य पूरे जीवन पर्यंत जो है जो भी सीखता है उसी की व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका मतलब ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ल सनिक के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और उनके परिणाम है उसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, वही जो है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसी के अंतर्गत मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों, परिणामों, इसी के सब शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुप्रयोग होते हैं सब शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर ने जो है क्या कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में। मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंध रखने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। यानी कि मनोविज्ञान के अध्ययन और अध्ययन से संबंधित जो भी शाखाएं हैं ये सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंदर आती हैं। तो होप करता हूँ ये जो है तीनों परिभाषाएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस मनोवैज्ञानिक कार ने जो है कौन सी परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में क्या बताया है। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में क्या आपस में संबंध है उसको हम लोग देखने वाले हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। मनोविज्ञान के विषय में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। यानी कि मनोविज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मानवीय व्यवहारों यानी कि मानव के व्यवहारों का जो अध्ययन करने में जो है मनोविज्ञान सहायता करती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संभव होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के जो है जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मनुष्य यानी प्राणी के जीवन में व्यवहार से रिलेटेड अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक कारणों क्या क्या उद्देश्य दिया है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास का ज्ञान कराना। बालकों की अभिवृद्धि यानी फिर वृद्धि एवं विकास का ज्ञान कराना जो है शिक्षा मनोविज्ञान ये उसका उद्देश्य है। बालकों की योग्यताएं, क्षमताएं
तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त कराना। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों की वृद्धि विकास को उसके मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, उसको उसमें ज्ञान मतलब कि उसके मतलब वृद्धि और विकास को जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है उसमें वृद्धि ला सकते हैं। बालकों की योग्यताओं को पता लगा सकते हैं, उसकी क्षमताओं को हम लोग पता लगा सकते हैं, कितनी उसकी सामर्थ्य है। ये सारी चीज़ें हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग किसी भी बालक को जो है हम पहचान सकते हैं आसानी से। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे बालक की वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान कराना, विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के समाधान में सहायता करना, शिक्षा के उद्देश्यों, युक्तियों, व्यूह रचनाओं आदि के निर्धारण में सहायता प्रदान करना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है बालक के वैयक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान कराना, विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा के उद्देश्यों, युक्तियों, व्यूह रचनाओं आदि के निर्धारण में सहायता प्रदान करना, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो है क्षेत्र, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला नंबर है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक पर वंशानुक्रम एवं वातावरण की किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी कर हम उसके विकारों को दूर कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम किसी भी बालक या फिर किसी भी मनुष्य के वंशानुक्रम, यानी कि जो भी आनुवंशिक जो भी चलता आ रहा है वंशानुक्रम, या फिर उसके वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है, इसकी जानकारी हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम पता कर सकते हैं। और इसके जो भी विकार हैं या फिर इसकी समस्याएं हुई उसको जो है हम लोग दूर कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं कि बालक के शारीरिक मानसिक विकास क्रियाओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है कोई भी मनुष्य के जो भ्रूणावस्था से लेकर, यानी कि जब भी जो भी मतलब बच्चा या फिर मनुष्य भ्रूणावस्था में रहता है, यानी कि गर्भावस्था में रहता है, वहाँ से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है उसके मानव के विकास, यानी कि उसके जो भी जीवन पर्यंत जितने भी विकास होते हैं पूरे जीवन में, उसका अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही करते हैं। अगला हम लोग चलते हैं कि तीसरा नंबर जो है बाल विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन। बालक के विकास के प्रमुख पक्ष जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे मनोविज्ञान है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो बालक के विकास हैं, बालक के विकास के प्रमुख पक्ष जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी कि जो बालक में जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है, ये सारे विकास जो है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम लोग मतलब कर सकते हैं किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, बालक की अभिरुचियां एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन। बालक उसी विषय को पढ़ना अथवा सीखना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इसी प्रकार कुछ विषयों के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृद्धि तो कुछ के प्रति नकारात्मक अभिवृद्धि होती है। इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी बालक है उसको जो है उसी विषय में पढ़ना या सीखना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जैसे कोई भी बालक है, अगर उसको मैथ लगाना नहीं पसंद है तो वो मैथ की तरफ ध्यान भी नहीं देता है या फिर उसको मतलब कि सीखना भी नहीं चाहता है। जिस भी सब्जेक्ट में उसकी रुचि होती है, जैसे मान लो कि हिंदी में किसी भी बच्चे की रुचि अच्छी है या फिर हिंदी अच्छी आती है,
तो वो बच्चा हिंदी की तरफ ज़्यादा अग्रसित होता है, हिंदी को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो उसकी जो सकारात्मक या फिर नकारात्मक अभिवृद्धि है, उसको जो है हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उसको जो है हम लोग दूर कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन हमसे या हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, समायोजन क्षमता, सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक बालक की जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग या फिर योग्यता है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, संवेगात्मक स्थिति है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। कोई भी जैसे बालक है, जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो तुरंत मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में थोड़ा सा मतलब देरी से समझते हैं या थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो है जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो हर बच्चे का जो है आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से जो है समझ पाते हैं। इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान प्रमुख रूप से बालक के अध्ययन तथा उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। यह वह विज्ञान है जो शिक्षा प्रक्रिया, बालक एवं शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करता है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न दृष्टियों में उपयोगी है। यानी कि जो शिक्षक हैं या फिर अध्यापक हैं, उनके लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता हो सकती है, क्या क्या उपयोगी हैं, वो जो है निम्नलिखित हैं। नीचे हम लोग देखते हैं, जैसे पहला नंबर है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षकों को जो है शिक्षा संबंधी सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जो है शिक्षकों को जो है या फिर टीचर्स को या अध्यापकों को जो है सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सम्यक दृष्टिकोण मतलब शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करता है। अध्यापक को शिक्षण विधियां तथा सामग्रियों के उचित चयन का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा होता है। यानी कि अध्यापक को जो है शिक्षण विधियां किस प्रकार से टीचर्स को मतलब पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से ऐसा पढ़ाएं कि जो है बच्चों को समझ में आ जाए, या फिर जो भी शिक्षण विधियां हैं कौन सी विधियां अपनाना चाहिए, या फिर सामग्री का उचित चयन करना, ये सब सारी चीज़ें जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर कि शिक्षक जो है बालक की क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले विकास एवं विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर समुचित विकास न होने की स्थिति में उपचार दे सकता है। यानी कि शिक्षक जो है बालक की क्रमिक अवस्थाओं में होने वाले विकास या फिर विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर, यानी कि किसी भी बालक के जो मतलब कि किसी भी बालक में जो भी कमी है, जो भी सब्जेक्ट में कमी है, उसको जो है वो जानकर कोई भी शिक्षक जो है उसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जो है उसमें उसका उपचार दे सकता है, उसका हल निकाल सकता है। आगे हम लोग चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान द्वारा विशिष्ट बालकों का उचित शिक्षण व्यवस्था का भी ज्ञान कराता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान द्वारा जो है विशिष्ट बालकों को उचित शिक्षण व्यवस्था प्रदान करता है। यहाँ पे विशिष्ट बालक जो है एक अलग मतलब टॉपिक है विशिष्ट बालक का, जो समावेशी शिक्षा जो आप लोगों का 4th टॉपिक है, उसमें एक विशिष्ट बालक करके एक अलग चैप्टर है। उसको जब हम लोग देखेंगे या उसको जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें विशिष्ट बालकों का जो है पूरा डिटेल से अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे जो है केवल इतना जान लीजिए कि जो विशिष्ट बालक एक विशेष प्रकार से बालक होते हैं जो सामान्य बालक की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक के उचित शिक्षण व्यवस्था का ज्ञान कराता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि उपर्युक्त शिक्षण विधियों को समझने तथा उनका जो है चयन करने में सहायक होना। मतलब उपर्युक्त शिक्षण विधियों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका जो है चयन करने में सहायक होना, मतलब ये सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही संभव हैं। अगला हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालक की प्रवृत्ति
स्वभाव व आवश्यकता की जानकारी मिलती है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो है बालक की प्रवृत्ति, उसके स्वभाव, बालक का कैसा स्वभाव है, उसकी आवश्यकता क्या है, यानी बालक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये सारी जानकारी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक जो है या फिर अध्यापक जो है तुरंत समझ लेता है। तो ये रही जो है आज की क्लास जो है। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को देख लिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो है सारा डाउट हम लोग क्लियर कर लिए होंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मतलब कि ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है आगे की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आगे की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। अगर पूरा टॉपिक का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। ऐसे ही डेली मैं एक एक वीडियो लेकर कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट का, जितना भी टाइम, आधे घंटे से ऊपर नहीं होगा मेरा वीडियो। तो हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ते जाना, तो आप लोगों को पेपर में जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये क्योंकि बहुत अच्छे से नोट्स ये बनाए गए हैं, मतलब कि बहुत ही डीप अध्ययन करके ये नोट्स बनाए गए हैं। इसमें सारा चीज़ जो है बिल्कुल फैक्ट चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे आप लोग नोट्स देखकर भी समझ सकते हो कि बिल्कुल फैक्ट चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आप लोगों की किताब, अगर ये नोट से आप लोग पढ़ लेते हो, ये वीडियो डेली मेरी वीडियो देख लेते हो, आप लोगों को कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप लोग अपना जो है आराम से तैयार कर सकते हो सारी चीज़ें मतलब सारे चारों सब्जेक्ट का जो है अलग अलग, मतलब सबका जो है मैं डिटेल मतलब अलग अलग जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, अलग अलग तैयारी करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान से हम लोग, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो लोग मतलब प्रयागराज यूनिवर्सिटी मतलब जो भी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, या फिर CSJMU से हो, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, तो उनके लिए जो है ये सब कॉमन सिलेबस है उनका। तो सबका जो है कॉमन रहने वाला है। उनका जो है सब्जेक्ट, मतलब कि उनके पेपर का नाम अलग हो सकता है। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यहाँ पे है। उसके बाद किसी के उसमें हो सकता है कि मनोविज्ञान मतलब केवल टॉपिक हो सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट मतलब अलग अलग जो है उनका नाम हो सकता है, लेकिन बाकी सब जो सिलेबस है वो सेम है सबका। प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी, तीनों का सिलेबस जो है सेम रहने वाला है। तो आप लोग जो है आराम से जो है यहाँ तैयारी कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। ऐसे ही मैं आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ जाइए। कोई भी डाउट आप लोगों को रह जाता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।